तो हम मेसलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। मेसलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट के अंदर मेसलसन स्टॉल ने ई कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, एक प्रोकैरियोट है। इसने ई कोलाई को N15 कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो कराया। मैनी जनरेशंस के लिए, यानी कई जनरेशंस के लिए। इस तरह से ई कोलाई को ग्रो कराने से क्या हुआ कि उसके अंदर जो डीएनए था, उस डीएनए के अंदर N15 वाले नाइट्रोजनस बेसेस इनकॉर्पोरेट हो गए, यानी कि उसका डीएनए जो है वो हैवी हो गया, भारी हो गया। जो नेचुरली डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, उनके अंदर जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो N14 वाला होता है, यानी थोड़ा लाइट वेट होता है। इसके अंदर जो इनकॉर्पोरेशन हुआ, क्योंकि इसको मैनी जनरेशन तक N15 कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो कराया है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हुई वो हैवी वेट वाली थी, और इसके कारण उसका डीएनए हैवी वेट का हो गया और उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इसकी डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या हुआ कि हमको पता है एक टेक्निक होती है, सो कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, मोर एक्यूरेटली CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इस CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं और वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हैवियर डेंसिटी वाला, ये इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला और ये लाइट वेट वाले यानी मिनिमम डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हो सकते हैं इस डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो जब इसने इस N15 वाले डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, यानी सबसे पहले इसके पास जो डीएनए था वो कैसा था, इसकी दोनों की दोनों स्ट्रैंड हैवी स्ट्रैंड थी, यानी N15 वाले थे, N15 दोनों स्ट्रैंड N15 थी, यानी हैवी। तो दोनों स्ट्रैंड हैवी वेट वाली थी, ठीक है। इसको हम मानते हैं तीन तरह के जो है सिंबल है, तीन तरह की डेंसिटी को शो कर सकते हैं हम इसके ऊपर। तो ये जो एक ही बैंड इसको मिला और वो बैंड था हैवी वाला, यानी हाईएस्ट डेंसिटी वाला। इसके बाद इसने इसको रेप्लिकेशन कराया, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन करवाया, यानी फर्स्ट जनरेशन के बाद, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद में इसको क्या मिला, इसको बैंड जो मिला है 1 2 3, इस बार इसको बैंड मिला यहां पर, ठीक है। यहां पर बैंड मिलने का मतलब ये है कि अब हैवी डीएनए तो है नहीं, कोई इंटरमीडिएट डीएनए बन रहा है और वो लाइट वेट भी नहीं है, ठीक है। अगर वो N15 वाला यानी दोनों हैवी होंगे तो बैंड यहां पर बनेगा। अगर हैवी लाइट का कॉम्बिनेशन होगा तो बैंड यहां पर बनेगा, और लाइट होंगे तो बैंड यहां पर बनना चाहिए। ये बैंड यहां पर बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए जो है ये भी हो सकता है और डिस्पर्सिव भी हो सकता है, दोनों के अंदर ऐसा ही बैंड मिलेगा। ये क्लियर हो गया कि ये वाला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दो बैंड मिलते हैं इसके अंदर, हैवी वाला भी मिलता और लाइट वाला भी मिलता, दोनों तरह के बैंड मिलते हैं इसको, और एक ही बैंड मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है या फिर डिस्पर्सिव हो सकता है। यानी कि ये चीज यहाँ पर आकर के प्रूव हो गई कि ये जो तीसरे तरह का बोर्ड है यानी कि कंजर्वेटिव तो नहीं है, ये बात यहाँ पर आकर के प्रूव हो जाती है। कंजर्वेटिव तो तब बोलते हैं जब दो तरह के बैंड मिलते हैं उसको, हैवी वाला भी और लाइट वाला भी। ऐसा इसको बैंड नहीं मिला, इसका मतलब ये इन दोनों में से किसी तरह का हो सकता है। अभी ये बात प्रूव नहीं हुई कि सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव, ये बात अभी प्रूव नहीं हो रही है। लेकिन जब हम नेक्स्ट राउंड चलाएंगे इसका सेकंड राउंड, इसको जनरेशन की बजाय राउंड लिख लेते हैं, सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। जब ये सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन करवाया गया तो उसने क्या देखा, अगर ये
डिस्पर्सिव होता तो ये एक ही बैंड यहीं पे मिलता और इससे थोड़ा थोड़ा सा हल्का होता चला जाता, यानी कि अब एक ही बैंड मिलना चाहिए था अगर ये डिस्पर्सिव होगा तो, लेकिन इसको एक ही बैंड नहीं मिल रहा। इसने क्या देखा, इसको अब दो बैंड मिले। ये तीसरा अपना, ये हैवी हैवी वाला, ये हैवी लाइट वाला और ये लाइट लाइट वाला। इसको हैवी लाइट वाला भी बैंड मिला और लाइट लाइट वाला भी बैंड मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यहाँ पर क्या हुआ होगा, अगर ये होता तो देखो ये तो ऐसे रहता, ये डीएनए पहले ही बन चुका था और ये नए वाले डीएनए सभी N14 N14 वाले बनते, डिस्पर्सिव होता तो, सॉरी डिस्पर्सिव, ये तो कंजर्वेटिव है। डिस्पर्सिव होता तो ऐसा मिलता उसको, यानी सारे सारे स्टैंड हैवी लाइट वाले बनते, लेकिन उसको क्या दो बैंड मिले। दो बैंड का मतलब ये कुछ इस तरह का रहा होगा कि ये हैवी, ये लाइट, ये हैवी, ये लाइट। तो देखो हैवी अलग हो गया, ये हैवी अलग हो गया, नया बनने वाला डीएनए लाइट भी अलग हो गया रेप्लिकेशन के लिए। इसके ऊपर भी नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ, इसके ऊपर भी नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ, इसके ऊपर भी नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ, इसके ऊपर भी नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हैवी लाइट का कॉम्बिनेशन हुआ, ये हैवी लाइट का कॉम्बिनेशन हुआ, ये लाइट लाइट का कॉम्बिनेशन हुआ, ये लाइट लाइट का कॉम्बिनेशन हुआ। तो लाइट लाइट वाले स्टैंड तो ये रहे बैंड और हैवी लाइट वाला बैंड ये रहा। अगर डिस्पर्सिव होता तो उसको सारे के सारा ऐसा मिक्सचर मिलता है, नहीं ये वाला ही बैंड यही कहीं सरकता रहता। तो अगर वो तीसरी जनरेशन में एक ही बैंड मिलता तो उस तरह के डीएनए के रेप्लिकेशन को बोर्ड को अपन क्या कहते हैं, ये कैसा है, ये डिस्पर्सिव है। लेकिन ना तो वो कंजर्वेटिव था ना वो डिस्पर्सिव था। वो तो कैसा प्रूव हुआ, मेसेल्सन स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में थर्ड सेकंड जनरेशन में जाकर के, कि वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अगर उसने तो यहीं तक किया था एक्सपेरिमेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको और कई जनरेशन तक रिपीट किया जाए तो बैंड पैटर्न कैसा मिलना चाहिए, तो बैंड पैटर्न ऐसा मिलना चाहिए कि पेरेंटल स्ट्रैंड जो हैवी लाइट वाली आ रही है वो तो एज इट इज रहनी चाहिए, और ये लाइट लाइट वाले डीएनए का जो है कंसंट्रेशन बढ़ते जाना चाहिए। तो ये वाला स्ट्रैंड मोटा होता चला जाना चाहिए धीरे धीरे, जितनी जनरेशन का आप एक्सपेरिमेंट करोगे मोटा सा जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये मेसेल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था, जिसके कारण ये प्रूव हुआ कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो ना तो कंजर्वेटिव होता है ना डिस्पर्सिव होता है, वो तो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो हमने ये देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमने तीन बातें देखी। पहली बात कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है, दूसरी बात प्राइमर की जरूरत होती है, और तीसरी बात सेमी कंजर्वेटिव। इसके बाद हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी देख रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। इसकी चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ये कोई डीएनए है और ये रेप्लिकेशन चल रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, और इस हाफ वाले पोर्शन को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जब डीएनए स्टार्ट हुआ है तो डीएनए जो है, एक और प्रॉपर्टी होती है डीएनए की, बाई डायरेक्शनल, यानी कि ऑलवेज बाय डायरेक्शनल। जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, यानी इस बबल के फॉर्म में होगा। इस बबल के फॉर्म में जब होता है डीएनए का रेप्लिकेशन तो यहां ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और ओरिजिन से जब स्टार्ट होगा तो देखो ये वाली स्ट्रैंड तो 3 प्राइम से स्टार्ट होगा यहाँ से, और इस तरफ से कहां से स्टार्ट होगा, ये 5 प्राइम की तरह एक्ट करेगी। अगर इसके दो अगर हिस्से मान ले अपन तो यहां पर भी एक प्राइमर अटैच हो सकता है और यहां पे भी एक प्राइमर अटैच हो सकता है। इसी तरह से इसके यहां पर भी एक प्राइमर अटैच हो सकता है और यहां पर भी एक प्राइमर अटैच हो सकता है, ठीक है। और इस वाले सिंथेसिस को क्या बोलेंगे हम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये तो प्राइम ये इसका हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया, ठीक है। तो अब जब इस डीएनए का सिंथेसिस होगा इस प्राइमर से
तो देखो ये तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही डायरेक्शन में हो रहा है सिंथेसिस, लेकिन ये वाला स्ट्रैंड जो है यहां तक बन जाएगा। ठीक, मान लो मैं इसको छोटा बना दूं, यहां पर था प्राइमर, अब डीएनए और खुल गया, और खुल गया तो एक और प्राइमर लग जाएगा यहां पर, और उसका सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी होगा, ये नया प्राइमर लग गया, ये नया डीएनए बन रहा है। इसी तरह से ये वाला स्ट्रैंड जो है कंटिन्यूअस बनेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ फॉर्क पर, एक फॉर्क की अगर हम बात करें, एक रेप्लिकेशन फॉर्क की, तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क पे हम देख रहे हैं एक स्ट्रैंड तो है जो है डिसकंटिन्यूअस बन रही है, और एक स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअस बन रही है। जो स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनती है उसको तो लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस बनती है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। ऐसा क्या, ऐसा ही है यहाँ पर। ये तो हो गया आपका लैगिंग स्ट्रैंड, और ये वाला हो गया आपका लीडिंग स्ट्रैंड। डीएनए का सिंथेसिस आधा तो हो रहा है डिसकंटिन्यूअस और आधा हो रहा है कंटिन्यूअस, इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस कैसा होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस। एक प्रॉपर्टीज की होती है सेमी डिसकंटिन्यूअस, एक होती है बायडायरेक्शनल। हमेशा ऑलवेज बायडायरेक्शनल होगा, चाहे प्रोकैरियोट्स में हो चाहे यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड क्लोज्ड, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो उस डीएनए के अंदर भी एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ साथ टर्मिनेशन साइट भी होगी, टर साइट। एक तो ओराई साइट, ओराई सी, और एक टर्मिनेशन साइट, टर साइट। यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा बायडायरेक्शनल में, और यहाँ से यहाँ तक में कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे रेप्लिकेशन के अंदर जितना टाइम लगना चाहिए था उसका आधा ही लगता है। अगर ये पूरा राउंड घूमता है उसको डबल टाइम लगता है, उसका आधा हो गया टाइम। इसके जो रेप्लिकेशन में टाइम लगता है 33 मिनट का लगता है। अगर बायडायरेक्शनल रेप्लिकेशन नहीं होता तो ये 33 मिनट की जगह 66 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन 66 में 33 लगते हैं, मतलब दो डायरेक्शन में एक साथ चल रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन। तो ये तो हुआ प्रोकैरियोट्स में बात। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ये सर्कुलर डीएनए नहीं होता, लीनियर डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर होता है, क्रोमोसोम डीएनए के द्वारा बना होता है। एक क्रोमोसोम एक डीएनए से बना होता है, वो एक इस तरह से अरेंज होता है, उसका मॉडल होता है, क्रोमोसोम असेंबली होती है पूरी तरीके से, उसमें हिस्टोन आते हैं, हिस्टोन बॉडी, स्कैफोल्ड, प्रोटीन, पूरे असेंबल होता है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। तो उसके अंदर हम, लेकिन ये बात क्लियर है कि एक क्रोमोसोम एक ही डीएनए से बना होता है। उस डीएनए का जब रेप्लिकेशन हमको करना है, एक ओरिजिन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो डीएनए बहुत लंबा होता है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, दुगने से भी बड़ा होता है इससे। तो क्या होता है, उसके रेप्लिकेशन के अंदर हमको बायोडायरेक्शनल के साथ साथ एक और चीज का यूज करना, जो नेचर एक और चीज का यूज करती है रेप्लिकेशन में, उसको हम कहते हैं मल्टीपल ओरिजिन। तो चाहे सिंगल ओरिजिन हो चाहे मल्टीपल ओरिजिन हो, लेकिन रेप्लिकेशन तो बायोडायरेक्शनल ही होगा। तो ये बात हमने देखी। अब हम देखते हैं, ये तो हमने जनरल एक प्रोसेस देखा कि भाई रेप्लिकेशन की क्या